फ्रेंड्स, वेलकम टू ecom क्लासेस। मेरा नाम है मनप्रीत कौर। मैंने MBA किया है, MCOM किया है और JRF क्वालिफाई किया है कॉमर्स से। इसके अलावा मैं पहले 2 बार नेट भी क्लियर कर चुकी हूँ और नेट मैनेजमेंट भी मैंने क्लियर किया है और एस्टेट और सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स भी मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ। इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद और करते हुए मैंने एक स्ट्रेटजी फॉलो की थी। आज मैं वो स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट कैसे अटेम्प्ट करना है या उसमें क्या पढ़ना है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे बताए तरीके से चलते हैं जिससे मैं चली थी तो उससे आपको गारंटीड रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आप उसमें हाईएस्ट स्कोर क्वालिफाई कर सको और स्मार्ट स्टडी को फोकस कर सको रादर देन हार्ड वर्क। मतलब हार्ड वर्क तो हमें करना ही होता है, लेकिन अगर एक डायरेक्शन में ना किया जाए तो उसके रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हर हाल में आपका JRF क्वालिफाई हो, गारंटीड आपको JRF ही मिले, नेट तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा इस स्ट्रेटजी से, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए, मैं इससे पहले आप लोगों को पेपर 1 के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी स्पेशली नेट कॉमर्स के बारे में कि आप किस तरीके से JRF क्वालिफाई कर सकते हैं कॉमर्स में। चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं कॉमर्स की तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट है हमारे, सबसे पहली यूनिट है वो है बिज़नेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिज़नेस, जो कि एक ही बना दी गई है। पहले एक वो अलग अलग यूनिट्स थी, है ना। तो सब्जेक्ट नेम है हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट, लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैंने इसलिए उसको बिज़नेस एनवायरनमेंट को और इंटरनेशनल बिज़नेस को अलग अलग लिखकर उसके बारे में बताया है। सबसे पहला है आपका बिज़नेस एनवायरनमेंट। बिज़नेस एनवायरनमेंट में आपको सिलेबस तो करना ही है, बट इसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा नोट कौन से होंगे? प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक निकल कर आएंगे जो कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स की तरफ इशारा करेंगे। तो इसीलिए आपको सिलेबस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होते, तो इसीलिए पेपर में ना आने के कारण आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कोई तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें मेजरली अगर कोई क्वेश्चन आता है वो सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो एक छोटा सा पोर्शन है नेशनल इनकम वाला, सिर्फ उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आता, एक आधी बार आया है, अदरवाइज़ इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके क्रिस्पी नोट्स बनाने की बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके को हैंडी होनी ज़रूरी है। जब आप पेपर में तैयारी करते हैं, पेपर से पहले लगभग 15 दिन आपको वो क्रिस्पी नोट्स ही हेल्प करेंगे। यानी कि अगर आपने पहले डिटेल नोट्स पढ़ लिए हैं तो उसको 2 या 3 पेजेस में कंपाइल कर लीजिए, ताकि आपको पूरा दोबारा से पढ़ना या देखना ना पड़े। ठीक है। इसके अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करूँ तो कम से कम 3 से 4 बार आपको इसके क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि जब तक समझ नहीं बनेगी कुछ टॉपिक्स में तब तक सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, तो समझ बनानी ज़रूरी है। तो जब आप 3 से 4 बार उन क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करते हो, सोच समझ के सॉल्व करते हो, तो आपके वो क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी क्वेश्चन आता है वो आपका ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी समझ बन जाती है उस टॉपिक पे, आप उस टॉपिक को अच्छे से सीख चुके होते हो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड सब्जेक्ट, जो कि फर्स्ट ही सब्जेक्ट है अब, वो है इंटरनेशनल बिजनेस। उसमें भी आपको सेम जैसे आपने बिज़नेस एनवायरनमेंट की तैयारी करी है, सेम वैसे ही आपको इंटरनेशनल बिजनेस में भी सिलेबस, उसके कुछ एक्स्ट्रा नोट्स, वो एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमारे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स से मिलेंगे। कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान ही नहीं देना, और क्रिस्पी नोट्स को सामने रखना, हैंडी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ऐसे मॉडल्स और थ्योरीज़ हैं जो कि आपको एंड मोमेंट पे उनके नाम, उनका प्रोपाउंडर का नेम और उनका हल्का बहुत ऑब्जेक्टिव एक टेबल के तौर पे बनाकर रखोगे तो वो देखते ही आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ, इस थ्योरी को इसने दिया और ऐसे होगी। ठीक है, इसके अंदर ये है। नेक्स्ट है आपकी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में भी आपको अपना सिलेबस और एक्स्ट्रा नोट्स करने पड़ेंगे। इसकी तो आपको हर हाल में 3 से 4 बार तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, और इसके क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपको ऑब्वियसली इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। क्रिस्पी नोट्स इसके भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में आपको डिटेल नोट्स करना इम्पॉर्टेंट है, बट क्रिस्पी नोट्स इसके ज़्यादा मैटर करते हैं। जब आप डिटेल नोट्स को एक बार कर लोगे तो आप इसके जो क्रिस्पी नोट्स बनाओगे वो इनफ होंगे, आपको बार बार इसे करना नहीं पड़ेगा।
पिछले साल के क्वेश्चंस में बहुत सारे ऑडिटिंग के क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही आया है तो उन्हीं को ही आप देखोगे। प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है इसमें, इसके क्वेश्चंस अभी तक जो भी आए हैं वो बहुत ही आसान आए हैं। तो जब आप इसके डिटेल नोट्स से क्रिस्पी नोट्स बना लेते हो, इतना भी अगर आप कर लेते हो तो आपके पेपर में क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपका सिलेबस और एक्स्ट्रा टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स करना इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस घूम के आते हैं। सिलेबस पढ़ना और इसके एक्स्ट्रा टॉपिक्स को पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन कई बार इतना घूम के आता है, इतना डायरेक्ट आ जाता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जब तक आप इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स नहीं करोगे, आपको ये समझ नहीं आएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जब तक वो लिंक नहीं बनेगा तब तक आप इसके क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाते ढंग से। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करें। प्रैक्टिस इसमें क्योंकि कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, पोर्शन ही नहीं है, तो इसलिए इसमें आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रिस्पी नोट्स तो बिल्कुल सभी के क्रिस्पी नोट्स होंगे, तो आपको एंड में जो प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। बिजनेस फाइनेंस में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने, जो मैंने ये बोल्ड किया है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पेशली फार्मूला वाले जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको हमें जो है सॉल्व कर करके देखना भी ज़रूरी है। क्रिस्पी नोट्स इसके भी रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर आपने फार्मूलाज़ के बारे में ज़्यादा लिखा हो, फार्मूलाज़ के बारे में, और मेजर जो ध्यान है वो फार्मूला या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर कुछ मॉडल्स हैं, जैसे कि एचआर अकाउंटिंग वगैरह जैसे जो नोट्स हैं उसके अंदर। तो ऐसे ही छोटे छोटे नोट्स बनेंगे बिजनेस फाइनेंस के, ठीक है। या फिर कौन से जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बिफोर आई फॉरगॉट मैं बता दूं आपको कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और अकाउंट्स एंड फाइनेंस जो पहले थे हमारे 2 सब्जेक्ट, उनको मिलाकर बिजनेस फाइनेंस बना दिया गया है ना। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमारी अलग अलग चैप्टर्स है, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर है या फिर डिविडेंड पॉलिसी है, इसमें जो हमारी अलग अलग थ्योरीज़ हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर उसकी जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो वो क्रिस्पी नोट्स में एंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टैट्स में भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स और फॉर्मूलाज प्लस प्रॉपर्टीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैट्स। बहुत ज़रूरी है कि जब आप क्रिस्पी नोट्स बनाओ तो उन प्रॉपर्टीज़ को अलग से नोट डाउन करो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च में आप सिलेबस कर लें प्रीवियस ईयर के, क्योंकि नया ऐड हुआ है तो प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हैं रिसर्च के। पेपर 1 में ये कवर हो जाता है, सिर्फ फार्मूलाज हैं जो कि आपको इसमें हेल्प करते हैं, जैसे जो अलग अलग टेस्ट हम अप्लाई करते हैं उसके। क्रिस्पी नोट्स तो आप मतलब बिल्कुल समझ लीजिए कि रिक्वायर्ड ही हैं, क्योंकि पेपर से पहले क्रिस्पी नोट्स ही हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि चाहे कोई भी स्टूडेंट है जिसका नेट एग्ज़ाम क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, उन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि कौन वहाँ पेपर में सबसे ज़्यादा अटेंटिव होकर सारी चीज़ें याद रख कर पेपर अटैम्प्ट कर पाया अलर्ट होके, और दूसरे ने भी बहुत तैयारी करी है, लेकिन अगर वो पेपर में चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाया, मैसअप हो गया सारा, तो फिर वो पेपर क्लियर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्रिस्पी नोट आपको हेल्प करते हैं, जो एंड मोमेंट पे आपको पूरा सब कुछ रिकॉल कराने में मतलब सबसे मेन रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए क्रिस्पी नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको सिलेबस, एक्स्ट्रा टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो अगर आप कर लें 3 से 4 बार तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं वो बहुत ही समझ पे होते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, अगर आप एचआर मैनेजर हो और आप किस तरीके से बिहेव करोगे, इस तरीके की भी केसेस डिस्कस करते हैं ये लोग। तो डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जब हम एचआर पढ़ते हैं तो डेट्स नहीं है इंपॉर्टेंट। प्रोपाउंडर के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी थ्योरी दी थी और उसमें क्या है, और इसमें स्पेसिफिकली जो मॉडल्स हैं, जैसे मैनेजरियल ग्रिड है, लीडरशिप की थ्योरीज़ हैं, जो मोटिवेशनल थ्योरीज़ हैं, वो कौन सी थ्योरी किसने दी है, ये चीज़ें इसमें और बिजनेस मैनेजमेंट में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें डेट्स और ईयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हर डेट, हर ईयर, हर ऑब्जेक्टिव एक इंस्टीट्यूशन क्यों बना, इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब आप बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं तो कोई भी पॉलिसी बनी है,
कब बनी है, क्यों बनी है, कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसका मेन मोटिव क्या है, इस तरीके की चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी आपको सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो स्पेशल थ्योरीज़ हैं, वो करनी इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 बार इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप कर लें। डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोपाउंडर के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मार्केटिंग के क्वेश्चन अगर थोड़ा समझ के किए जाएँ, तो जब आप 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे करना चाहिए, पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। वो बहुत ईजिली हेल्प कर देगा आपको। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इसमें एक्ट्स, वो एक्ट क्यों बनाया गया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है और हिस्ट्री क्या है उस एक्ट की, इसके बारे में अगर आप कर लेते हो तो इनफ है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी टर्म्स यूज़ करी हैं एक्ट्स में, उस टर्म का पर्टिकुलरली उस लॉ में क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें करनी इंपॉर्टेंट है जब हम लीगल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स में जो आपके रूल्स हैं इनकम टैक्स के, जिसके अंदर जैसे हम वो पढ़ते हैं कि पेंशन के और ग्रेचुइटी वाला और नॉन ग्रेचुइटी, ये वाले जो ऐसे तरीके के रूल्स हैं जिसके अंदर कौन सा रूल अप्लाई होता है, और कुछ सेक्शंस हैं, कोई फॉर्म्स हैं, पेनल्टी है, पेनल्टी पे कौन सा सेक्शन है, अलग अलग सेक्शंस, वो उसके क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सेक्शंस करना, बहुत सारे सेक्शंस करना उतना इजी नहीं होता, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं हमारे इनकम टैक्स के, उनके सेक्शंस अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वो आपके इनकम टैक्स के क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। ठीक है। कैपिटल गेन में जो रूल्स हैं, वो जो एक टेबल बनती है, वो सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हो, सेक्शन जो है आपका आई है जो आपका, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉर्पोरेट टैक्स की, तो सिर्फ ओवरव्यू लिया जाए, फर्म वाला है जो, वो ज़्यादा मैटर करता है इसमें, लेकिन वैसे इसका ओवरव्यू सफिशेंट है। अगर आप ऊपर वाले 14 सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दे लेते हैं, या आप को अगर JRF करना है, तो अगर आप 8 से 10 सब्जेक्ट पे, मतलब अगर मैं 16 सब्जेक्ट्स हैं या 15 सब्जेक्ट्स हैं, जो जैसे मैंने बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक ही बनाकर लिखा है, अगर मैं उसको भी अलग करूँ तो टोटल 16 सब्जेक्ट्स बनते हैं। तो अगर इन 16 सब्जेक्ट्स में से भी आप 10 सब्जेक्ट्स को बिल्कुल हैंडी, बिल्कुल इतना पक्का रेडी कर लेते हो, तो आपको JRF लेने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो इतने अच्छे होने चाहिए कि उसका आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो कॉर्पोरेट टैक्स में आपको सिर्फ ओवरव्यू रिक्वायर्ड है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये भी नया नया ऐड हुआ है। प्रैक्टिस इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आई वुड सजेस्ट एन ओवरव्यू। इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज, तो फिर अदर चैप्टर्स जिनकी आपको नॉलेज है वो आप कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट ही है कॉर्पोरेट टैक्स में, तो आप इसे ज़रूर करके जाएँ। ठीक है। अदरवाइज़ मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर 16 सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से आप 10 to 12 सब्जेक्ट्स बिल्कुल पक्के कर लें, बाकी के आप छोड़ भी सकते हैं, या सिर्फ ओवरव्यू लेकर जा सकते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसको बिल्कुल अनटच रखिए, नहीं, अनटच नहीं रखना है, ओवरव्यू तो लेकर जाना ही है। ठीक है। तो इसी के साथ मैंने खुद ने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, और मुझे लगातार लास्ट जो 4 एग्ज़ाम्स हैं उसमें मैंने क्वालिफ़ाई किया है। चारों जो रेगुलर एग्ज़ाम रहे, एक बार भी मैंने स्किप नहीं किया है, तो चारों में मैं बिल्कुल क्वालिफ़ाई रही हूँ। तो यही स्ट्रेटजी मैंने फ़ॉलो करी थी, और मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये स्ट्रेटजी फ़ॉलो करिए, और उसके बाद आप लोगों को JRF लेने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप बिल्कुल प्रॉपर तैयारी करते हैं। नेट तो इससे बहुत आसानी से क्लियर हो ही जाता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये स्ट्रेटजी पसंद आती है, तो प्लीज़ इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ताकि उन लोगों को भी पता लग सके कि वो किस तरीके से और किस डायरेक्शन में तैयारी करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। थैंक यू सो मच।